नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव बेहद रोचक हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने बिना गठबंधन किए सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस ने सभी नए चेहरों को टिकट दिया है और इंडी गठबंधन उपचुनाव में नहीं हो सका है। यानी भारत आदिवासी पार्टी ने सलूंबर और 84 में अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। यानी कि बीजेपी कांग्रेस अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में बीएपी और आरएलपी ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं खीवसर सीट पर विधानसभा उपचुनाव के अंदर आरएलपी ने अपने यानी कि हनुमान बेनीवाल की जो पत्नी है कनिका बेनीवाल, उनको टिकट दे दिया है, मैदान में उतार दिया है। पिछले 16 साल से खीवसर सीट पर बेनीवाल परिवार के पास रही है और कांग्रेस ने कमजोर सीटों खीवसर और सलूंबर में महिला प्रत्याशियों रतन चौधरी और रेशमी मीना को मैदान में उतारा है। बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला 3 सीटों दौसा, रामगढ़ और देवली उनियारा सीट पर है, जबकि सलूंबर, 84, खीवसर और झुंझुनू में रोचक त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति है, क्योंकि यहां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बीएपी, आरएलपी और निर्दलीय उम्मीदवार इसको त्रिकोणीय बना रहे हैं। उधर झुंझुनू में पूर्व मंत्री राजेंद्र गोड़ा ने भी निर्दलीय नामांकन भरकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी ने 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कारीलाल ननोमा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं पार्टी ने पूर्व मंत्री सुशील कटारा को टिकट काट करके नए चेहरे पर भरोसा जताया। कारीलाल सिमलवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान हैं और बीजेपी एसटी मोर्चा के जिला महामंत्री भी रह चुके हैं। 84 सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के महेश रोत और भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा से है। कांग्रेस ने दौसा से दीनदयाल बैरवा को प्रत्याशी बनाया। रामगढ़ से सहानुभूति कार्ड खेलते हुए दिवंगत पूर्व विधायक जुबैर खान के बेटे आर्यन जुबैर खान को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं बीजेपी ने सलूंबर में सहानुभूति कार्ड खेलकर दिवंगत पूर्व विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा को प्रत्याशी बनाया है। तो यहां पर ये कुछ समीकरण है, कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो किस पार्टी से चुनावी मैदान के उतारे गए हैं, इसको लेकर के बात है और इसी पर हम आज सबसे बड़ा मुद्दा के अंदर बात करेंगे। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस पर अपनी बात रखी है। क्या कहा है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं देश के 140 करोड़ लोगों के लिए काम करता हूं और हमारी सरकार कहती है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हम काम करते हैं और इसलिए हमने किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। 200 विधानसभा में बजट देने का काम किया और बजट देने का काम ही नहीं किया। जो बजट हमने दिया था उस बजट की हमने पूरी तरह से जमीन भी अलॉटमेंट कर दी और हमारे 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर के हमने काम भी मंजूर करके उनका शिलान्यास करने का काम किया है। हमने कहा ईआरसीबी को लेकर के आएंगे, ईआरसीबी को एमओई किया और अभी कुछ ही दिनों में एमओए भी होने वाला है और शिलान्यास भी होने वाला है आने वाले समय में। तो यानी कि चुनावों को लेकर के हर राजनीतिक दल की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां हैं। लेकिन जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि पहले इतिहास क्या कहता है, यहाँ पर चुनावी परिणाम किस तरीके से रहे थे। और जरा सबसे पहले देखिए कि कहाँ पर किसके बीच में टक्कर है। दौसा में अगर देखें तो जगमोहन मीणा बीजेपी के प्रत्याशी हैं और डीडी बैरवा वो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं। आमने सामने ये की टक्कर है। देवली उनियारा सीट की बात करें तो राजेंद्र गुर्जर बीजेपी से, केसी मीणा कांग्रेस पार्टी से मैदान में है। तो यहाँ पर आमने सामने की सीधी सीधी टक्कर है। खीवसर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अब आप देखिए कि कहाँ किससे टक्कर है। दौसा में डीडी बैरवा, जगमोहन मीणा, ये दोनों के बीच में टक्कर है। वहीं डॉक्टर रतन चौधरी और रेवंत डांगा के बीच में टक्कर है। झुंझुनू में अमित ओला, राजेंद्र भांबू के बीच में मुकाबला है। वहीं सलूंबर में रेशमा मीणा और शांता देवी मीणा के बीच में टक्कर है। वहीं देवली उनियारा सीट पर केसी मीणा और राजेंद्र गुर्जर के बीच की ये लड़ाई है। और दौसा सीट की अगर बात की जाए तो देखिए मुरारीलाल मीणा का 53% के आसपास वोट शेयर रहा है। शंकरलाल शर्मा जिनका 36% के आसपास वोट शेयर रहा। तो विधानसभा चुनाव 2023 का जो परिणाम था वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और मुरारीलाल मीणा को हालांकि जीत मिली थी और शंकरलाल शर्मा को हार का सामना करना पड़ा था और जीत हार का जो अंतर था वो 31,000 वोटों का था। तो क्या इस अंतर को पाट पाएगी बीजेपी? झुंझुनू सीट की अगर बात करें तो 2023 का परिणाम आप देखिए, बृजेंद्र सिंह ओला जीते थे कांग्रेस पार्टी से। 44% के आसपास उनको वोट मिला था और कुल वोटिंग जो है 70% के आसपास हुई थी और जीत हार का जो अंतर था वो 28,000 वोटों के आसपास का सामने आया था। तो क्या इसी पर, क्योंकि जहां भी आप देख रहे हैं अभी तक दोनों सीटों के परिणाम आपने देखे। झुंझुनू सीट पर अगर पिछले 3 चुनाव परिणाम देखें तो कांग्रेस लगातार जीतती आ रही है और बीजेपी का खाता नहीं खुला। मतलब एक समय से 3 बार का ये हमने आपको परिणाम दिखाया था जिसमें बीजेपी एक बार भी नहीं आ पाई है। देवली उनियार सीट की बात करें तो यहाँ पर 19,000 के आसपास वोटों का अंतर था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के हरीश चंद मीना
इस सीट से जीते थे। विजय बैसला जो कि टिकट के इस बार भी दावेदार रहे उपचुनाव के अंदर, उस वक्त वो भी हारे थे। और यहाँ पर अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो जरा वो भी आपको दिखा। लेकिन आप सलूम्बर सीट की बात करते हैं, अमृतलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर जीते थे सलूम्बर सीट पर। हालांकि उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और इसीलिए उपचुनाव हुआ है। वोट शेयर जो है 37% के आसपास उनका रहा। और रघुवीर सिंह मीणा जो कि कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी थे, 30% के आसपास उनको वोटिंग हुई थी और 71% के आसपास कुल वोटिंग हुई है। 14,000 के आसपास वोटों का अंतर था, तो ये जो है ज़्यादा खास अंतर नहीं रहा। लेकिन अब जरा आप स्ट्राइक रेट देखिए, आप सलूम्बर सीट पर 3 बार से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है और अब देखिए बाकी जो पार्टियां हैं उनको मौका नहीं मिल पाया। 84 सीट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव जो है आदिवासी वोटर्स का माना जाता है। राजकुमार रोत को जीत मिली थी, 54% के आसपास वोट हुए। कुल जो वोटिंग हुई थी वो 82% के आसपास हुई और 70,000 के आसपास जो है वो जीत हार का अंतर था। अब आप देखिए एक बड़ा अंतर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि 84 जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ मानी जा रही है और यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस सीट पर जीतना उतना ज़्यादा आसान नहीं है। हालांकि यहाँ पर राजकुमार रोत के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। अब जरा आपको दिखाते हैं आप खीवसर सीट की बात, जहाँ पर ये देखिए आप हनुमान बेनीवाल जो कि जीते थे, 37% के आसपास वोट शेयर था उनका, 79,000 के आसपास वोट मिले थे। रेवंत राम डांगा जो कि बीजेपी से प्रत्याशी थे, उनके भी लगभग इतने ही वोट थे और 2,000 वोटों का जीत हार का अंतर था। तो यानी कि जीत हार का अंतर ज़्यादा नहीं था। तो रामगढ़ सीट की बात करते हैं, जुबैर खान को जीत मिली थी, 44% के आसपास वोट थे, 19,000 जीत हार का अंतर था। तो 19-20 हज़ार का जो वोट का जो अंतर था वो इस दौरान देखा गया था। तो यहाँ जो है ये हमने आपको समीकरण दिखाएं और कहाँ किससे कौन कितना आगे है ये ज़रा समझने की कोशिश होगी। और जब कई सीटों को लेकर के जहां बीजेपी कांग्रेस के बीच में आमने सामने की टक्कर है और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर ये मुकाबला न सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से बल्कि निर्दलीय कैंडिडेट की वजह से भी त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। किसका पलड़ा कितना भारी है और किसके बाजू में कितना दम है, यानी कि चुनावी लिहाज से अगर देखा जाए तो किस पॉलिटिकल पार्टी में योद्धा जो हैं वो कितने टिकाऊ और मजबूत उतारे हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता श्याम झा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ शुभदेश सिंह चौहान जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता, सर बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, श्याम सुंदर जी बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन सबसे पहले श्याम झा जी एक रिएक्शन इस पर मैं लेना चाह रहा हूँ। ये जो ये सीटों का जो गणित है वो हमने दिखाया है। अब एक सीट को छोड़ दीजिए जहां पर आपकी परंपरागत सीट मानी जा रही है, यानी कि 3 बार के अगर चुनावी परिणाम को देखा जाए तो वहां पर आपका दबदबा था, लेकिन उसके इतर बाकी जो सीटें हैं वो आपके लिए बड़ी चुनौती हैं। हालांकि बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित ये भी कहते हैं कि भाई जब सरकार जिस भी पार्टी की होती है तो उपचुनाव में उस पार्टी को एक एज मिलता है। तो आपको लग रहा है कि आपको कुछ एज मिलेगा, या जो कैंडिडेट उतारे हैं जो अभी थोड़ा चल रहा है, नाराजगी चल रही है, उन सबको इतर करते हुए आप मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे और कुछ आपको निष्कर्ष इसका निकलता हुआ नजर आएगा, इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल निश्चित। जो नाराजगी जो चल रही है उन लोगों से बातचीत हुई है, कुछ लोग मान गए, कुछ लोगों को मनाने का चल रहा है और निश्चित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के साथ ही रहेंगे वो सभी लोग। और भारतीय जनता पार्टी अपने काम और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत मैदान में उतरी है और जो काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं और जनता उसको सराह रही है और लगातार जनता का स्नेह मिल रहा है और आप आश्वस्त हैं कि सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी सीटों पर जीतेगी? आप कह रहे हैं सातों के सातों सीटों पर जीतेगी? जी बिल्कुल। कोई रणनीति है, कुछ खास वजह? क्योंकि पहले तो आप एक ही सीट पर जीत पाए थे, ऐसा क्या हो गया कि आप 6 और सीटें जीत जाएंगे? देखिए एक सीट तो भारतीय जनता पार्टी की थी सही, लेकिन जो 10 महीने में माननीय भजन लाल जी ने जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम किया, 92 हजार से ऊपर की नौकरियां युवाओं के लिए लेकर के आए भजन लाल जी। सरकारी नौकरियां इतनी आई है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उसके अलावा ईआरसीपी का जो मुद्दा पिछले 10 साल से झूल रहा था राजनीतिक उस कारणों से, उस ईआरसीपी का मुद्दा जो भी हमने चुनाव में वादे किए थे उसमें लगभग 50% वादे हम 10 महीने में पूरे कर चुके हैं। तो उसको लेकर के जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और निश्चित आप मान के मुझे लगता है कि अभी मैं जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा पहला सवाल उनका यही होगा, वो यही कहेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए 10 काम क्या है 10 महीने के अंदर। खैर मैं वो कहें उनसे 93,000 तो नौकरियां दी है। हाँ ठीक है, वो बाद में दीजिए, वो जवाब भी बाद में दीजिएगा, पहले उनका सवाल ही आने दीजिए। मैं पहले ही बता देता हूँ ना। मैं 10 क्या 12 गिना देता हूँ ताकि उनका विषय खत्म हो जाए। हाँ बताइए श्याम जी, बताइए। ईआरसीपी का मुद्दा था। हाँ
ERCP का मुद्दा खत्म हुआ, जमुना से जल आने का मुद्दा उसको हमने कंप्लीट किया है। इसके अलावा 92,000 से ऊपर की सरकारी नौकरियां, यानी कि उसको आप किया कह रहे हैं है। कि पूरी तरीके से जो 10 काम हैं, यानी कि जो आपके जो अभी सरकार ने काम किया है, नई प्रदेश की सरकार ने जो काम किया उसके आधार पर आप वोट मांगेंगे। मैं इसमें जी। शुभदेव जी को जोड़ लेता हूं। शुभदेव जी, एक चीज बताइए, अभी टिकट का ऐलान, गठबंधन नहीं हो पाया। सबसे पहले तो यही कि गठबंधन होना ना होना उससे कोई असर पड़ेगा जीत हार पर? आपको लगता है कि अगर गठबंधन में चुनाव लड़ते तो ज्यादा मजबूती रहती, और अब अगर अलग अलग लड़ रहे हैं तो वोट नहीं बढ़ जाएंगे क्या? हाँ देखिए शुभेंदु जी, पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो गठबंधन जो है वो विधानसभा और लोकसभा परिप्रेक्ष्य में अलग अलग होता है। हम्म। विधानसभा चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाता है, लोकसभा चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाता है। और यही कारण है कि जो राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है वो हम अकेले अपने दम पे बहुत सालों से लड़ते आए हैं और आगे भी हम लड़ेंगे, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। अब विषय इस बात का आता है कि इस 10 महीने के अंदर जो इस सरकार का जो कुशासन है वो राजस्थान की जनता ने देखा है। जिस तरीके से हम जब आज चर्चा कर रहे हैं तो मैं 10 महीने की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक दिन की चर्चा कर लेता हूं, मैं 24 घंटे की चर्चा कर लेता हूं। हमारे राजस्थान का जो किसान है उसको लगभग 35 मैट्रिक टन यूरिया चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो गेहूं की जो बिजाई है और सरसों की बिजाई है वो हो सके है। लेकिन सरकार कहती है कि हम 21 मैट्रिक टन ही दे पाएंगे। तो अब 21 और 35 मैट्रिक टन में कितना फर्क है? आखिरकार इस यूरिया की जो खपत है वो कहां पूरी होगी? दूसरा एग्जाम्पल मैं आज बांसवाड़ा का देता हूं। एक युवती सुसाइड इस बात को लेकर के कर लेती है क्योंकि उसके साथ में रेप हुआ, और जब वो थाने में जाती है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। जब उसकी FIR दर्ज नहीं होती है तो उस राजस्थान की महिला को मतलब एक सुसाइड करना पड़ता है। तो ये एक दो छोटी सी घटना है। तीसरी जो घटना है, मैं हमारे जो पर्ची सरकार के जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं उनकी विधानसभा की बता देता हूं कि वहां पे व्यापारी लूटा जाता है। आज राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा क्राइम है तो वो हमारे पर्ची सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के गृह क्षेत्र अर्थात उनका जो जिला क्षेत्र है वो भरतपुर का है। दूसरी बात है, अभी शाम जा कह रहे थे कि 10 काम गिना देते हैं। देखिए शुभेंदु जी, 10 काम तो छोड़िए, ये एक काम नहीं गिना सकते। और दूसरा विषय इस बात का है कि पर्ची सरकार का हमेशा जो ढेर रहा है वो भ्रमण के बाद में सेलिब्रेशन। आप मान के चलिए, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री या तो कहीं बाहर जाते हैं या आप कहीं भी कह चर्चा रहे हैं करते कि हैं, ठीक है। उसके आने के बाद में सेलिब्रेशन किस बात का ना? हाँ। जो आम जन का पैसा है वो कैसे बहाया जा रहा है, किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? क्या कोई किला जीत के आए हैं? क्या कोई फतेह आप नया वो जो है किला उसको करके आए हैं? ठीक है। तो कहने अच्छा, का यानी कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था को लेकर के आप घेरने की कोशिश करेंगे इस चुनाव के अंदर, इस उपचुनाव के अंदर। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें मैं रेफरेंस भी दे रहा हूं कि हरियाणा की जब परिणाम आए, जिन मुद्दों को उठाया आपने, वो जनता ने मुद्दे नकार दिए। आपको नहीं लगता कि आपको अब ऐसे मुद्दे लेकर के आने पड़ेंगे जो सीधे जनता से कनेक्ट करें? क्योंकि जो आपने हरियाणा चुनाव के अंदर, मैं इसीलिए बार बार रेफरेंस भी दे रहा हूं कि हरियाणा का जो परिणाम रहा वो इस बात का संकेत है कि जो उस वक्त हवा बनी, देखिए जो रियलिटी से अलग होगा उसको लेकर के जनता नकार देगी, ये साफ है। हरियाणा चुनाव ने, ये परिणामों ने ये बता दिया है। तो आपको नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और बात होनी चाहिए? देखिए शुभेंदु जी, अगर हम हरियाणा चुनाव के विश्लेषण पे बात करेंगे तो बात बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि वहां का अगर आप टेक्निकल जो ग्राफ देखें तो वहां पे वोट परसेंट है 29 से लेकर के 37% तक। ठीक है, माना हमारी हार हुई, उसको हम स्वीकार करते हैं। इस चीज को लेकर के कहां पे स्ट्रेटजी की कमी रही उस पर हम विचार कर रहे हैं। लेकिन ये बात राजस्थान के उपचुनाव की है। राजस्थान के उपचुनाव के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि 10 महीने के अंदर जो इस सरकार का जो कुशासन रहा वो हमने देखा। पर्ची सरकार जहां से शुरू हुई उसके बाद में यूटर्न सरकार हो गई है। मैं श्याम झा को बता सकता हूं 10 ऐसे बड़े पॉइंट हैं जहां पे सरकार ने विदिन 3 आवर्स के अंदर यू टर्न लिया। चाहे वो पार्षद मनोनीत करने की बात हो, चाहे वो प्रिंसिपल के ट्रांसफर करने की बात हो, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात जो इन्होंने चर्चा करी पूर्वी राजस्थान की, जहां से हम जो सूबे की राजधानी जयपुर है उसकी रास्ते हम दौसा से होते हुए जब दिल्ली जाते हैं तो वहां पे इस्तीफे का गेम खेला गया। इस्तीफा जयपुर में जाता है, दौसा से होता हुआ गुड़गांव और फिर दिल्ली में पहुंचता है। वहां कहते हैं कि नहीं साहब इस्तीफा नहीं होगा। शुभेंदु जी याद कीजिए, उस समय
मेरे पूर्वी राजस्थान की जनता अतिवृष्टि से त्रस्त थी और उस समय मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री को मैदान में आना ठीक है। चाहिए था। उस समय मुख्यमंत्री और मंत्री तो आपस में इस्तीफे की गेम खेल रहे ठीक थे। है। तो इनका हमेशा चुनावी मूड में होते हैं, इनको जनता के मुद्दों से कोई सरोकार ठीक नहीं है। होते हैं। आज 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 सबसे, शुभेंदु जी एक लास्ट बात मैं कह दूं, अरे इन्होंने तो बहुत जो मौका है सर, बहुत मौका है। मैं वापस नहीं लौटता हूँ नहीं सर। हाँ, बहुत मौका है, इसके बाद भी समय आपको ही मिलेगा। मैं श्याम सुंदर जी को भी जोड़ रहा हूँ। श्याम सर, एक चीज़ बताइए कि ये कहा जा रहा है कि भाई हरियाणा का इंप्रेशन राजस्थान पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब आप देखिए कि हरियाणा के परिणामों ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक मानसिक तौर पर जो दबाव बनाया नेताओं के ऊपर, वो कितना हावी है। अब यूपी के अंदर सीटों को लेकर के जो बंटवारा एसपी के साथ होना था वो नहीं हो पाया, एक दो सीटों की डिमांड थी वो भी नहीं हो पाई, यानी कि गठबंधन में पूरा साफ कर दिया, अकेले सपा लड़ेगी। आप महाराष्ट्र के अंदर देखिए, वहां पर दबाव बन रहा है। राजस्थान के अंदर जो पहले बीएपी और एलपी के साथ गठबंधन होने की संभावना थी वो भी नकार दी गई। तो यानी कि मानसिक तौर पर एक दबाव कांग्रेस पार्टी के नेता राष्ट्रीय स्तर पर तो झेल ही रहे हैं, लेकिन राजस्थान में उसका कितना प्रभाव है? देखिए शुभेंद्र जी, जिस प्रकार से मैं सुखदेव जी को सुन रहा था, अब देखिए इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं थे। अब उम्मीदवार भी उधार लेके आए। क्यूसर में जिनकी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे, कल तक तो बीजेपी में थे और उससे पहले देखिए वो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। सवाई सिंह आरपीएस आईपीएस हैं जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये बात कर रहे हैं रामगढ़ में, और देखिए मैं देख रहा था कि सलूम्बर में अब मैंने तो सुना अभी, देखिए पूर्व जो चुनाव लड़े रघुवीर मीणा को सुना था कि जिस महिला ने बगावत की थी आज उसको टिकट दिया है और 6 साल के लिए निष्कासित थी, किसके कहने से वापस ले लिया गया, आप उनको टिकट देकर के चुनाव लड़ा रहे। आप देखिए कहा कि अगर देवली उनियारा की बात करें, ये यही वही है, बीजेपी वाले को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हो। तो देखिएगा कांग्रेस के पास अपने खुद के लोग नहीं थे, इसलिए किराए के लोग ला करके चुनाव लड़ा रहे। अब मैं फिर बार बार बात कर रहा हूँ कि अब देखिएगा देवली उनियारा में तो देखिएगा हरीश मीणा के भाई क्या कहते हैं कि मेरे को धोखा दिया मेरे भाई ने। अब नरेश मीणा को उन्होंने क्या कुछ कहा होगा मुझे नहीं पता। अब देखिएगा कि राजकुमार रो तो इनको मानता ही नहीं था। आप देखिए लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से ये कह रहे गठबंधन है, वो कह रहे गठबंधन नहीं, उन्होंने तो दोनों जगह चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतार के जता दिया। लेकिन जिस प्रकार से बार बार बात आ रही है, मैं बीजेपी में भी देखिएगा 2 बागियों को टिकट दिया उन्होंने भी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से बात करें, रामगढ़ की बात करें या आप झुंझुनू की बात करें, दोनों जगह बागी थे, लेकिन उन्होंने उन उम्मीदवारों को टिकट दिया जो कि वोटों की राजनीति ठीक ठाक तरीके से कर रहे थे। वहां बगावत करने वालों को मनाने का प्रयास किया, मान भी गए जिस प्रकार से, क्योंकि देखिएगा कि सरकार के पास मुट्ठी भर के देने के लिए बहुत कुछ होता है। अब आप सागवाड़ा की देखिए, सलूम्बर की बात करें, सलूम्बर में नरेंद्र मीणा जिस प्रकार से नाराज थे, लाए प्लेन में, चार्टेड प्लेन से लाए, उनको मनाया और फिर भेज दिया वापस से। तो जिस प्रकार से देखिए तिकोना मुकाबला, बहुत जगह तिकोना मुकाबला देखिए। अच्छा, ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है सर, इसमें ये त्रिकोणीय मुकाबले में कहाँ इससे नुकसान सबसे ज्यादा किसको नजर आ रहा है? भाई आपस में जो पहले गठबंधन में थे, तो क्या आपस में एक दूसरे के वोट कटेंगे? बीजेपी को इसमें एज मिलेगा क्या? देखिए क्यूसर की जो बात हो रही है, कह रहे हैं अशोक गहलोत ने आंतरिक गठबंधन करके क्या किया, ये तो सुखविंदर जी बता सकते हैं किस तरह की स्थितियां बनी, क्यों रतन चौधरी को रातों रात कैसे मना लिया और टिकट दे दिया, ये इनको पता होगा ज्यादा। अब देखिएगा निश्चित रूप से जहां जी को मैं सुन रहा था, जहां जी आपने कुछ देरी कर दी, आपने ईआरसीपी का मुद्दा तय करके शिलान्यास करने की तैयारी की थी, लेकिन क्यों नहीं करा पाए ये आपकी। और यमुना समझौते के मामले में तो हरियाणा में आपने कहा था हम कैंसिल करेंगे, कौन सा समझौता था जो आप कैंसिल करने जा रहे थे? चुनाव हार गए आप। इसलिए निश्चित तौर पर कांग्रेस इस बार जिस मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने की बात कह रही है, इमोशनल तरीके से तो कांग्रेस ने कोशिश की है कि भाई बेटों को टिकट दे दिया, विजेंद्र ओला के बेटे को दे दिया, जुबेर के बेटे को दे दिया, उधर देखिएगा उनकी, और बीजेपी ने भी कहा पत्नी को टिकट दो, और फ्यूचर से भी पीछे नहीं रहे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सब अपनी पत्नियों को और बेटों को टिकट ला रहे हैं, मेरी पत्नी चुनाव क्यों नहीं लड़े? अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है और ये कह रहे हैं कि भाई अगर फ्यूचर से मेरे को चुनाव नहीं जिताया तो मेरी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो पहले जाएगी। भी जो पहले विधानसभा चुनाव का परिणाम था उसमें वोट का अंतर ज्यादा नहीं था, 2000 के आसपास ही मार्जिन था। हाँ सुभेंद्र जी देखिए घटता घटता 2000 आ गया, लेकिन लोकसभा के चुनाव में 5000 आता। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने दगाबाजी की हनुमान बेनीवाल से, क्या कहते थे आप, हनुमान बेनीवाल लास्ट तक कहता रहा
मैं तो नहीं छोड़ूंगा गठबंधन। हाँ। लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अशोक गहलोत ने क्या कुछ किया रातों रात पता नहीं है। अभी तो ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं किस ठीक तरह है, मैं की इस पर स्थितियां एक बनी। जरा रिएक्शन ले और लेता हूँ शुभदेव और जी से। एक बात हाँ मैं कह रहा हाँ था कि जी। देखिएगा, दौसा की बात बार बार कर रहे हैं। हाँ दौसा में अब इन्होंने एससी को दिया, उन्होंने एसटी को दे दिया, दोनों ने ही सामान्य सीट के पर। और अगर कोई सामान्य सीट का निर्दलीय खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? मुख्यमंत्री जी तो आज हाँ। वहां कह के आए कि नहीं नहीं, सब कुछ करेंगे, सब कुछ देंगे, और शिक्षा का हब बनाने के बाद झांसी आपके विधायक जो पानी का संकट चुनाव के लड़ लिए रहे भी हैं वो बोल कह दिया, रहे हैं इंडस्ट्री लगाने तक और की बात कर वहां दी। जी। आप तो सारी घोषणाएं कर दी थी। खैर, मैं इसमें हाँ, शुभदेव जी आज से तो बहुत कुछ, शुभदेव जी से आज एक बहुत रिएक्शन कुछ ले लेता चीजें हूँ। देखिएगा कि हाँ आज ही हाँ दौसा को बहुत कुछ करने वाले हैं। और देखिए मुरारी लाल मीणा पर्दे के पीछे से क्या कुछ करेगा, ये तो कांग्रेस प्रवक्ता ज्यादा बता हाँ, सकते हैं। और ठीक है। सचिन पायलट की भूमिका इस बार चुनाव में किस प्रकार ये से रहेगी, बड़ा तीन बड़ा जगह तो उनकी वैलिड उम्मीदवार। पॉइंट आपने उठाया। इसमें जो सचिन पायलट है उनका भी आगे का सियासी जो करियर है, क्या इन उपचुनावों से कितना इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं जरा शुभदेव जी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं श्याम जी आपके पास आता हूँ। शुभदेव जी, जरा इस पर बताइए कि क्या अभी अंदर अंदर जो चल रहा है वो क्या पक रहा है? देखिए, कांग्रेस के अंदर अंदर कभी नहीं पकता। जो पकता है वो बाहर दिखता है और उसको सबको पता होता है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बड़े भाई हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, और ये भली भांति इस चीज से परिचित है कि लोकतंत्र की रक्षा बाबत और लोकतंत्र के हिसाब से जो पार्टी कांग्रेस करती है वो शायद कोई नहीं करता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई पर्ची आ जाए और उस पर्ची से मुख्यमंत्री तय हो जाए। इन्होंने काफी सीटों का उदाहरण दिया, चाहे वो हम खींवसर की बात करें, चाहे हम झुंझुनू की बात करें। और श्याम सुंदर जी भी है, आप भी, शुभेंदु जी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ही पैरामीटर होते हैं, जमीनी स्तर के पैरामीटर होते हैं। वो पैरामीटर कार्यकर्ताओं से लेकर के, उसके बाद में संगठन से लेकर के, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेकर के, और ऑल इंडिया कांग्रेस सर, कमेटी। कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़ा पैरामीटर टिकाऊ वाला होना चाहिए ना भाई। जीत जाए ठीक है, सर मजबूत वही कैंडिडेट है, टिकाऊ उसके वाला ही बाद तो टिकाऊ ना हो पैरामीटर तो बता बड़ा रहा हूँ ना। मुश्किल है ना। आपने 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 मैंने मेरे को जो बोलना था उससे पहले आपने बोल दिया। सब जो पैरामीटर है वो पैरामीटर टिकाऊ होता है। टिकाऊ का अर्थ ये नहीं होता जिताऊ। एक्चुअली बीजेपी हमेशा टिकाऊ का मतलब समझती है जिताऊ। हमारे यहाँ टिकाऊ का मतलब होता है वो व्यक्ति जो उस विधानसभा के अंदर, उस पर्टिकुलरली क्षेत्र के अंदर वहां से जुड़ा हुआ हो, साथ ही साथ में उसकी जो जन भावना है, वहां के जो सामान्य मुद्दे हैं, उस विधानसभा से जो संबंधित मुद्दे हैं, उन मुद्दों को गंभीरता से जानता हो, ठीक है। और साथ में उस आवाज को विधानसभा में उठाने वाला हो। ठीक है। इन सब चीजों के परिप्रेक्ष्य में जब एक हवन होता है और उस हवन के अंदर से जब कुछ निकलता है, उसके बाद में एक उम्मीदवार तय होता है। और यही कारण है कि हो सकता है कि उस प्रोसेस के अंदर थोड़ा समय लग गया हो, लेकिन समय रहते हैं और वो जो उम्मीदवार हैं वो बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। आप मान के चलिए, चिंता मत कीजिए, हम मिलेंगे वापस से। और ठीक है। मैं 4 या 5 नहीं कह रहा, हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे। और ये जो सेमीफाइनल है वो 0-7 से ही हम लोग जीते। चलिए, फिर तो बड़ा दिलचस्प होगी अगली जो मुलाकात होगी, वो बड़ी दिलचस्प होगी। मैं इसमें श्याम जी को जोड़ लेता हूँ। श्याम जी, जरा बताइए, आज दौसा में बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। आज ये कह दिया गया कि भैया पानी का जो संकट था वो भी दूर होगा, जो दूर दराज की जो इंडस्ट्री थी उनको लाने के लिए भी यहाँ पर बात कर दी गई। तो मतलब दौसा पर पूरा फोकस, वहां पर जाकर के तय कर दिया कि भैया अब ये देख लीजिए, पगड़ी की लड़ाई है, ये आपको हरानी नहीं है। देखिए शुभेंदु जी, क्या है कि राजस्थान पूरा प्रदेश ही माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए फोकस का विषय है। केवल दौसा नहीं, पूरा एक एक जिला और पूरा एक क्षेत्र मुख्यमंत्री जी सभी को लेकर के साथ चलना चाह रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मेरे मित्र बोल रहे थे कि कांग्रेस में जो भी होता है भीतर खाने कुछ नहीं होता, ये बहुत सही इन्होंने स्वीकार किया। क्योंकि पिछले 5 साल में जो भी कांग्रेस ने किया वो पूरे प्रदेश ने देखा, देश ने देखा। मानेसर में किस प्रकार से कैंपिंग हुई, किस प्रकार से होटलों में सरकार चली, चाहे वो उकस में हो चाहे जैसलमेर में हो, किस प्रकार से इनके ही पूर्व पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट अनशन पे बैठे, उन्होंने यात्रा निकाली। तो वास्तव में कांग्रेस में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है जो सार्वजनिक रूप से होती है, पूरा प्रदेश देखता है, देश भी देखता है। और लोकतंत्र की ये बात करते हैं, लोकतंत्र की तो बात करना ही इनके लिए बिल्कुल अनाधिकृत होना चाहिए। क्योंकि लोकसभा में कोई विधेयक पास करके मनमोहन सिंह जी लेकर के आते हैं जब वो प्रधानमंत्री होते हैं, और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस विधेयक को फाड़ के फेंक देता है। क्या ये इनके सामने लोकतंत्र की वैल्यू है? क्या इस प्रकार से लोकतंत्र को ऐसा मानते हैं कि एक प्रधानमंत्री का विधेयक जो लोकसभा में पास हो, उसका कांग्रेस का अध्यक्ष उसको फाड़ के फेंक सकता है सब सार्वजनिक रूप से?
तो लोकतंत्र की तो बात ना ही करें, क्योंकि पहले कांग्रेस के एक ठीक है, आप तो छोड़ राष्ट्राध्यक्ष को दीजिए भी वो किस प्रकार से फेंक दिया गया था हाँ, कार्यालय लेकिन से उठा आपके लिए तो करके, वो भी एक देखा बेनिफिट, पूरे देश में। आपके लिए तो फायदा है ना भाई। अब तो जो जी गठबंधन होता तो शायद ज्यादा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती, अब तो अलग अलग लड़ रहे हैं मैदान में। जी, ये देखिए, ये स्वार्थ के लिए गठबंधन है। वहां पे भी आप देखेंगे लोकसभा में भी केवल और केवल एक इस वजह से एक हुए थे कि कैसे भी मोदी जी को रोक पाए, लेकिन उसमें ये लोग असफल रहे। उसका परिणाम है कि अब ये छिटपुट होने लग गए दोबारा, नहीं तो अभी अभी क्योंकि इनको सीएम पता है सीएम कि साहब को किसी नहीं प्रकार से रोकना। रोक नहीं सकते। अब भजनलाल शर्मा की सरकार जो कर रही है भाई, इसका इंप्रेशन तो सरकार के ऊपर ही पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, आप निश्चित आप मान के चलिए कि जो 10 महीने का जो अभी कार्यकाल है, और जिस प्रकार से 92,000 से ऊपर सरकारी ठीक है। नौकरियां महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो काम किया है, निश्चित पूरे सातों की सातों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को विजयी प्राप्त हो। अच्छा, सातों सीटें जीतेंगे भाई, दिल पर हाथ रख करके कुछ तो एक आध बिल्कुल, कुछ हम तो। पूरी तरह आश्वस्त हैं कार्यकर्ताओं की मेहनत और सरकार साथ ही का आप काम। जीतेंगे, साथ ही वो जीतेंगे, टोटल मिला करके साथ हैं तो कैसे होगा ये तो समझ नहीं आ रहा है। खैर ठीक है, जी। ये तो जनता तय कर लेगी। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला होने जा रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर आमने सामने की बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है और कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है और इसी को लेकर के सभी की नजर है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।